हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए DDHE में जितने ही पेपर हुए थे उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन एक एक करके प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल 12 नंबर ऑफ पेपर्स हैं, जिनमें से हमने 4 पेपर्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी के पेपर के भी सॉल्यूशन आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। हम इसमें पूरे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम पेपर अपना सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर आपका 24 अप्रैल 2018 को जो शिफ्ट 1 में हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, जिससे आपको ये भी पता चल सकता है कि किस टॉपिक से कॉन्सेप्ट जो है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो आपको उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा देखना जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, आप DDA का जब भी पेपर की तैयारी करें तो ये सोच कर करें कि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये पेपर जो TCS फॉर्म कर रहा है, TCS जितने भी पेपर फॉर्म करता है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस शिफ्ट में जितने पेपर आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का भी मैंने आप यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका देख लीजिए। इसमें सॉइल से सबसे ज़्यादा 13 क्वेश्चन आए हैं। तो ये इस तरह मैंने एनालिसिस भी, इसकी वीडियो भी दे रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जो भी हमारे स्टूडेंट्स DDA को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी नॉमिनल फी ओनली 49 रुपीज़ इस समय ऑफर में है, ठीक है। जिसमें आपका टोटल जो 110 टेस्ट है, जिसमें 40 सिविल के सब्जेक्ट वाइज हैं, 15 GK, 15 रीजनिंग, 15 मैथ और 15 इंग्लिश के हैं, और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। तो यहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल TCS के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट द बेस और द बेस ऑफ होगा ऑफ द फाउंडेशन विच वुड कॉज शियर फेल्योर ऑफ द सॉइल सपोर्ट इज कॉल्ड एज। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है आपके फाउंडेशन के बेस पर, ठीक है, वो शियर फेल्योर को कॉज करता है, ठीक है। शियर फेल्योर को सपोर्ट पे कॉज करता है, वो शियर फेल्योर क्या कहलाता है? तो ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका जो है क्या कहलाता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी और नेट सॉइल प्रेशर। अच्छा, यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका लोडिंग का, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो कि आपके फाउंडेशन पर सेफली कैरी आउट होता है विदाउट शियर फेल्योर के रिस्क के, तो वहां पर जो कैपेसिटी होती है आपकी सॉइल सेटलमेंट की, उसे हम कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। बट यदि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं, ये आपका मैक्सिमम ग्रॉस इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होता है, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, शियर फेल्योर से पहले, जो आपका सॉइल का जो है फेल्योर है शियर में, उससे पहले सपोर्ट करता है आपके सॉइल को, इसके बाद आपके सॉइल की फेल्योर हो जाती है शियर में, ठीक है। तो क्या होता है? तो वो होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the effect of ambient temperature on the ultimate biological oxygen demand और BOD of a waste? ठीक है, अब कह रहा है कि आपके जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स BOD है वेस्ट का, उसका एम्बियंट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कह रहा है इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, रिमेन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर और इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर। अच्छा, यदि हम पहले बात कर लेते हैं आपका अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी आपका जो सीवेज सैंपल है, किसी भी सीवेज सैंपल में जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, उसका जो अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आपका जो अल्टीमेट, इसका मतलब जो अल्टीमेट BOD है, ठीक है, जो आपका अल्टीमेट BOD है उस पर आपका जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर के कारण आपका ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं आपके सैंपल में, आपके वेस्ट सैंपल में, उस पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो अल्टीमेट BOD होगी वो आपका टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं हो रही, इसका मतलब रिमेन सेम होगी एनी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिमेन अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। As per the recommended method by the Indian standard, which of the following is
नॉट रिक्वायर्ड एज एन इनपुट पैरामीटर फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, कह रहा है आपका जो कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन हम बनाते हैं, कह रहा है कि दिए हुए जो नीचे आपके हुए इसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड मेथड है जो रिकमेंड किया गया है आपके आईएस कोड के द्वारा, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं है आपके कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है वर्केबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, फाइननेस, मॉडुलस ऑफ सैंड और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, जब भी हम अपना कोई भी कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन को कंसिडर पहले से करके चलते हैं। जैसे हम उसकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं कि आपकी कंक्रीट की ग्रेड क्या है, जिसको हम एफसीके से बताते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एफसीके में जब एम लेते हैं, M20 है। ठीक है, 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और एम उसके ग्रेड, ये ग्रेडेशन है। ठीक है, तो ग्रेड देखते हैं कंक्रीट की क्या ग्रेड है, M20 है, M25 है, क्या ग्रेड है। ठीक है, ये देखते हैं आप टाइप ऑफ सीमेंट का यूज कर रहे हैं, ओपीसी में 33, 43, 53 कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, टाइप एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, आपका एग्रीगेट का क्या टाइप है, एंगुलर है, फ्लैकी है। ठीक है, जो आपका, तो ये भी देखते हैं साइज क्या है एग्रीगेट की, कोर्स, फाइन, ये सब चीजें हम कंसिडर करके अपने कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइनिंग में चलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट की क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपका देखते हैं या मिनिमम वाटर सीमेंट कंटेंट क्या है, टाइप ऑफ मिक्सिंग और क्यूरिंग वाटर देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम फ्री वाटर कमेंट सीमेंट रेशियो बाई वेट भी देखते हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी भी देखते हैं, आपका ईज ऑफ वर्केबिलिटी होनी चाहिए आपके कॉन्क्रीट मिक्स की। फिर एयर कंटेंट भी उसमें हम देखते हैं। तो इसमें अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कौन सा पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं होता है हमारे डिजाइनिंग के लिए अपने कॉन्क्रीट मिक्स के, तो फाइननेस, मॉडुलस ऑफ सैंड का कोई रोल नहीं है अपने कॉन्क्रीट मिक्स के डिजाइन में। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन ए बबल ट्यूब यूज्ड इन सर्वेइंग इक्विपमेंट्स व्हेन द टेम्परेचर राइजेस द लेंथ ऑफ द बबल remains unaltered, decreases, increases, is dependent of the variation in temperature। ओके, कह रहा है कि हमारा जो बबल ट्यूब है, देखिए हम डंपी लेवल भी यूज करते हैं, तो लेवल में जो ऊपर की टेलीस्कोप के ऊपर जो बबल ट्यूब बना होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड फील होता है। कह रहा है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस लेंथ ऑफ बबल पे क्या इफेक्ट पड़ती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो उसमें ये हमारा जैसे टेलीस्कोप के ऊपर जो है आप देखेंगे, टेलीस्कोप के ऊपर ये जो स्थान होता है, यहाँ पर हमारा बबल ट्यूब लगा होता है। ठीक है, बबल ट्यूब जब आपकी सेंटरिंग हो जाती है बीच में आ जाता है, ये जो उसमें लिक्विड होता है वो मिडिल में आ जाता है, यहाँ पर पॉइंटिंग कर रखी होती है। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर का राइज होता है तो एक्चुअली ये विस्कस फ्लूइड होता है, तो विस्कस फ्लूइड होता है, तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो इसकी लेंथ जो क्या होती है, विस्कोसिटी घटती है, विस्कोसिटी घटेगी तो इसकी लेंथ क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेंथ इंक्रीजेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका VG30 ग्रेड ऑफ पेविंग बिटुमिन इज सुटेबल फॉर 7 डे एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन टीसीएस से चूंकि SSCJ भी कराती है तो वहां पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बना रखा है और यहां पर भी बना रखा है। ठीक है, कह रहा है आपका VG30 ग्रेड। ठीक है, आपके डिफरेंट ग्रेड हम डिफाइन करते हैं अपने विटामिन की, जिसमें एक ग्रेड दे रखा है VG30 ग्रेड और आपका 7 डेज एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर दे रखा है, तो उसका रेंज पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेड है VG10, VG20, VG30, VG40। ठीक है, ये उसका 7 डेज के लिए जो एवरेज मैक्सिमम एयर टेम्परेचर दे रखा है। यहाँ पर विस्कोसिटी की भी रेंज दे रखी है, ये भी पूछता है, विस्कोसिटी रेंज भी पूछता है और टिपिकल एप्लीकेशन भी पूछता है, किसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा VG30 के लिए पूछ रखा है, तो उसका रेंज जो होता है 38 to 45 होता है। जो 60 डिग्री टेम्परेचर पर उसकी विस्कोसिटी की रेंज होती है 2400 to 3600 तक होती है। ठीक है, और ये आपका जो है किसमें यूज होता है, तो मोर रिलायबल फॉर विटामिन पेन 60/70 के लिए यूज इसको हम करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या करता है, एस्फाल्ट के परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करता है हॉट रीजन में। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IS 456 concrete of compressive strength 50 megapascal will have an estimated strength in flexure approximately equal to। ठीक है, यहां पर आपका FCK दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में FCK आपका दे रखा है कितना, 50 मेगापास्कल MPa। ओके, क्या पूछ रखा है आपका, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ पूछ रखा है, मतलब
आपका FCR की यदि बात करते हैं तो क्या होता है 0.7 अंडर रूट FC के रख देते हैं वैल्यू 0.7 अंडर रूट 50। सॉल्व करेंगे तो ये अबाउट आपका 5 आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी पेपर, ये सबसे इजी पेपर मैं अब तक DDA का देख रहा हूं, सबसे इजी पेपर है ये। करें स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड along the periphery of the column shall not exceed x mm where x is। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो कोडल प्रोविजन वाले हैं ये भी TCS ज्यादा पूछता है, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कह रहा है आपका कोई कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम के लिए लॉन्गिट्यूडनल बार की स्पेसिंग पूछ रहा है along the periphery of the column। कह रहा है वो आपका कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि हम बात करते हैं एज पर IS 456/2000, आप क्लास 26.5.3.1 में जब जाएंगे तो वहां पर कॉलम की लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है, उसके लिए क्लॉज दे रखा है। जहां पर यदि स्पेसिंग की हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल बार की स्पेसिंग की जब अलोंग द पेरिफेरी बात करते हैं तो वो आपका 300 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो आपका 300 mm से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और यदि हम परसेंटेज ऑफ एनफोर्समेंट की बात करते हैं वो 0.8% से कम या आपका 6% से ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम के नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि हम बार की बात करते हैं, ठीक है, मिनिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार की, तो वो आपका 12 mm से लेस देन नहीं होना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 300 से आपका ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल्स इन वाटर स्ट्रीम, ठीक है। वाटर स्ट्रीम में आपका कौन सा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल के लिए यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट है, ओके, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। इट इज मैक्सिमम एट अराउंड मिडनाइट, ओके, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। इट इज मैक्सिमम अराउंड नून, इट इज मिनिमम अराउंड नून, और इट डज नॉट वेरी ड्यूरिंग द डे टाइम, ओके। जब हम अब बात करते हैं अपने वेरिएशन की बात करते हैं अपने डिजॉल्व ऑक्सीजन की, DO की यदि हम बात करते हैं थ्रू आउट द डे, तो ये आप देख सकते हैं, यह ग्राफ भी यहाँ प्लॉट कर रखा है, ये आप DO का और ये आवर्स का है। तो जैसे जैसे मॉर्निंग होती है, ठीक है, और मॉर्निंग से जैसे जैसे हम नून की ओर जाते हैं क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। अब टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, और मॉर्निंग में जो हमारा सनलाइट आता है, अब सनलाइट के कारण जो भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें जो, ठीक है, एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के कारण, ठीक है, जो हमारा DO होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब जो हमारा जो होता है वो बिल्कुल सैचुरेशन या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे वो रीच कर जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका नाइट होता है, जैसे जैसे नाइट होने लगता है, ठीक है, नाइट होते समय आप देख सकते हैं जैसे जैसे नाइट होते जा रहा है, ठीक है, नाइट होते समय क्या होता है, ये DO जो हमारा क्या करता है, डिक्रीज करते चला जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कब मिलता है आपको, नून के समय वो मैक्सिमम मिलता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, तो क्वेश्चन में मैक्सिमम अराउंड नून मिलता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि द डिजाइन ऑफ सीवर इज सच दैट इट अटेंड्स सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एट। कह रहा है कि अपने सीवर की हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो वो आपका कब आपका सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी अटेंड करता है। कह रहा डेली एवरेज रेट ऑफ फ्लो पे, मैक्सिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे, और सीवर रनिंग 75% फुल पे, ओके। अब यदि हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है, तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या होता है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, ये आपका वो मिनिमम वेलोसिटी होता है जिस पर आपका जो सीवेज का फ्लो होता है आपके पाइप्स में, ठीक है, जो आपका सीवेज का फ्लो होता है पाइप्स में, जिस मिनिमम वेलोसिटी पे बिना डिपोजिशन हुए, बिना आपके पार्टिकल का आपका ड्रेन के लेंथ में एक्यूमुलेशन हुए पास कर जाए, तो वो उसकी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी कहलाती है, जो कि लगभग आपकी 0.6 से 0.9 मीटर पर सेकेंड तक होती है, ठीक है। मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो, जो मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो होता है उस पर हमारा जो है सीवर का स्पीड होता है वो लोएस्ट स्पीड होता है, ठीक है। और इस प्रकार वहां पर जो हमारी सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे मिलती है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे अटेन होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो, सॉरी मिनिमम आवरली रेट ऑफ फ्लो पे अचीव होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The minimum water content at which the soil just begins to crumble
व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज। कह रहा है कि आपके पास एक सॉइल है, सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में आपने पानी मिलाया, पानी मिला कर उसका मोल्ड तैयार किया, और उसको जब उसका हम क्या करते हैं, थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, आपने हाथ पर लेकर ऐसे थ्रेड बनाया, तो कह रहा है कि 3 mm डायमीटर का थ्रेड हमने बनाया और उसमें क्रम्बलिंग जस्ट स्टार्ट हो रही है, क्रम्बलिंग हो नहीं रही है, जस्ट अभी स्टार्ट हो रही है, तो वह मिनिमम वाटर कंटेंट आपका क्या कहलाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं जिस मिनिमम वाटर कंटेंट पर, ठीक है, आपका सॉइल जब उसको हम 3 mm के डायामीटर के थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और जस्ट क्रम्बलिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उस वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं तो वहां पर जो शियर स्ट्रेंथ होता है प्लास्टिक 100 टाइम ऑफ लिक्विड लिमिट के होता है, ठीक है। लिक्विड लिमिट में तो फ्लो कर जाता है, लेकिन इसमें जो है फ्लो नहीं करता, शियर स्ट्रेंथ अवेलेबल होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए सॉफ्ट वाटर वुड हैव हार्डनेस इन mg पर लीटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर के लिए आपका हार्डनेस पूछ रखा है, ये सब आपको कोडल प्रोविजन के भी क्वेश्चन है, तो इनको भी ध्यान आप रखेंगे। तो यदि हमारे पास हार्डनेस लेवल और रेंज की बात करें पीपीएम में, तो यदि सॉफ्ट के लिए 0 से 50 होता है, मॉडरेट सॉफ्ट के लिए 50 to 100 होता है, स्लाइटली हार्ड के लिए आपका 100 to 150, हार्ड के लिए 150 to 300 और वेरी हार्ड के लिए अबव 300 आपका पीपीएम वैल्यू होता है। तो हमारा कह रहा है हार्डनेस सॉफ्ट वाटर के लिए पूछ रखा है, तो सॉफ्ट वाटर के लिए आपको पता है लेस देन 60, 0 to 50 मिनट लेस देन 60, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ शियर बॉक्स टेस्ट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द कोहेशन एंड फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। कह रहा है कि जब आप शियर बॉक्स टेस्ट में आप कोहेशन और फ्रिक्शन एंगल जो है एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कह रहा है कौन सा इनमें से एडवांटेज नहीं होगा। कह रहा है इजी एंड क्विक, यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रेजिडुअल स्ट्रेंथ, कह रहा है सीयरिंग अलोंग प्री डिटरमाइंड प्लेन और अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ आर रिलायबल। चलिए यदि हम डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, एक शियर बॉक्स होता है। शियर बॉक्स जो होता है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिडिल की ओर जो शियर बॉक्स होती है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिडिल की ओर जो होती है वो क्या होती है, कट होती है। मिडिल में क्या होती है, वो स्प्लिट होती है, ठीक है, जिसमें स्पेसमैन को हम फिल करते हैं। और शियर बॉक्स जो बना होता है वो हमारा क्या होता है, ब्रास या गनमेटल का बना होता है, जो कि आपका शेप में स्क्वायर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, जिसकी साइज 60 × 60 × 50 mm कॉमनली हम यूज में लाते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट जो होता है ना, फ्री ड्रेनिंग सॉइल, ठीक है, जो भी फ्री ड्रेनिंग सॉइल है उनके लिए, जैसे सैंड है, ग्रेवल है, इनके लिए ही यूज में लाते हैं। ये आपका क्ले के लिए यूज में नहीं लाया जा सकता है, बिकॉज जो है यहाँ पे ड्रेनेज जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब हम डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करते हैं उसमें हम ड्रेनेज कंट्रोल नहीं करते हैं। बट एक चीज है, ये आपका क्विक होता है, एक्सपेंसिव जरूर होता है, बट सिंपल होता है, ठीक है। और कुछ चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहली बात तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, इसमें जो है पोर वाटर हुआ, ठीक है, या जो भी ड्रेनेज कंडीशन हुआ, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हम पोर वाटर को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, वीकेस्ट प्लेन जो होता है वो हम पहले ही से जो है एज्यूम कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में फेल्योर होगा, तो प्री डिटरमाइन पहले से ही होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शियर प्लेन में वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और फेल्योर जो स्टार्ट होता है वो एज से स्टार्ट होता है और सेंटर की ओर धीरे धीरे फेल्योर आपका चला जाता है, ठीक है। और यदि बात करते हैं तो इसके लिए ऑप्शन पे आते हैं, इजी एंड क्विक, बात सही है। यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रेजिडुअल स्ट्रेंथ, ओके, रेजिडुअल स्ट्रेंथ फाइंड होता है इससे। सीयरिंग अलोंग प्रीडिटरमाइंड प्लेन, यही बात सही है, ठीक है। अब यदि बात करते हैं इसमें अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, रिलायबल नॉट रिलायबल होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विथ रिस्ट्रेंट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ एंड्स इज p टाइम्स द फिजिकल लेंथ l वेयर p इज, ठीक है। आपका कोई स्टील कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ पूछ रखा है, जिसके लिए कंडीशन दे रखा है वो ट्रांसलेशन में आपका रिटेन्ड है और रोटेशन में बोथ एंड पर भी क्या है, रिटेन्ड है।
अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को टीसीएस में मिलेगा, क्योंकि पिछले जितने मैंने पेपर कराए हैं उनमें भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोविजन दे रखा है, तो हमारा बोथ एंड फिक्स है। क्वेश्चन में आते हैं तो क्या कह रहा है, रिस्ट्रेंड है आपका ट्रांसलेशन में भी और रोटेशन में भी बोथ एंड पर। ठीक है, तो इसके लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू पूछ रखा है, तो एल इफेक्टिव एज पर आईएस कोड कितना होगा 0.65 एल। यदि वन एंड फिक्स्ड है और वन एंड फ्री है तो 2L होता है, बोथ हिंज हो जाएगा तो उसके एल हो जाएगा। ठीक है, और वन एंड फिक्स है और वन एंड हिंज है तो 0.8 एल होता है। तो मेरे लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 0.65 मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक। कह रहा है इनमें से कौन सा एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, जिप्सम, क्वार्टजाइट, प्यूमिक और ग्रेनाइट। ठीक है, जब हम अपने रॉक के डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब यदि हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं, ये आपका जो भी वेदरिंग एक्शन होता है किसी भी रॉक का, वेदरिंग के कारण जब वो सेडिमेंट जमा हो जाता है तो उससे जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है। इग्नियस रॉक जो होता है वो मैग्मा, जो हमारी मैग्मा निकलती है वॉल्केनो से, ठीक है, उसके कंटिन्यूअस टेम्परेचर के चेंजिंग के कारण, प्रेशर के कारण जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो हमारा था इग्नियस रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तो ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसके जो है कलर में, केमिकल फिनोमिना में कुछ चेंजेस होने के कारण जो रॉक बनते हैं उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, एग्जांपल आपको सेडिमेंट्री का जिप्सम, सैंड, स्टोन, लाइम, स्लेब्स, ग्रेवल, लिग्नाइट। इस तरह आपका यदि हम इग्नियस की बात करते हैं, ट्रैप है, डोलोराइट है, बेसाल्ट है, इसमें भी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव होता है। ठीक है, पिगमाइट है, डिओराइट है, इस तरह इसमें मार्बल है, बहुत चीजें, क्वार्ट्ज है, स्लेट है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है सेडिमेंट्री के लिए कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो जिप्सम इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स विल हैव द लिस्ट परमेबिलिटी। कह रहा है इनमें किस मटेरियल्स की परमेबिलिटी लिस्ट होती है, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, सैंड। ठीक है, जब हम परमेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारी ग्रेवल की जो होती है, ठीक है, वो ग्रेवल कितनी होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यदि सैंड की बात करते हैं तो 1 से लेकर 10 टू द पावर -3, यहाँ पावर है 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। सिल्ट की बात करते हैं तो ये 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -7 होता है। यदि क्ले की बात करते हैं तो वो आपका लेस देन 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम किसकी लिस्ट परमेबिलिटी, मतलब सबसे कम परमेबिलिटी किसकी हुई, तो क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती है, या ऐसे भी जानते हैं क्ले की परमेबिलिटी सबसे कम होती ही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा द सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज यूजुअली टेकन एज x टाइम्स दैट ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ इन कॉम्प्रेशन वेयर x इज। ठीक है, जनरली आपका आईएस कोड से ही क्वेश्चन है, आपका आरसीसी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब हम सिलेंडर स्ट्रेंथ जो है कॉन्क्रीट का चेक करते हैं, वो आपका जो क्यूब स्ट्रेंथ चेक करते हैं उससे कितना टाइम्स होता है। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की जो हम चेक करते हैं वो हम डिफरेंट शेप पे कर सकते हैं, जिनमें आपका मोस्टली क्यूबिकल शेप हो सकता है और सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है। यदि क्यूबिकल साइज की बात करते हैं तो 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ठीक है, और यदि हम सिलेंड्रिकल की बात करते हैं तो उसमें 15 सेंटीमीटर डायामीटर और 30 सेंटीमीटर हाइट। अब इसकी रेशियो पूछ सकती है, डायामीटर टू हाइट रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, 1/2 का रेशियो ले लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपका। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं रिजल्ट जो ऑब्टेन होता है सिलेंड्रिकल माउंट का, वो एक्चुअली क्लोजर होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ का, क्यूबिकल के क्लोज होता है, बट बिल्कुल उसके एक्यूरेट नहीं होता है, वो 0.85 टाइम्स होता है आपका क्यूबिकल मोल्ड के। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूजुअल डिटेंशन पीरियड इन आवर्स फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट्स इज जनरली रेंजिंग बिटवीन। ठीक है, तो आपका ऑक्सीडेशन पॉइंट्स जो होते हैं उनके लिए आपका डिटेंशन पीरियड पूछ रखा है आवर्स में। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीडेशन पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपका एक फ्लो थ्रू अर्दन चैनल होते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं उनमें डिटेंशन पीरियड टाइम होता है वो 2 to 6 वीक का होता है, मीन्स
336 से लेकर 1008 आवर्स का होता है, जिसमें आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिनोमिना या एक्शन के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है। और डेप्थ जो होती है ऑक्सीडेंट पॉइंट की 1 मीटर to 1.8 मीटर होती है, और जो फ्री बोर्ड प्रोवाइड होता है वो 0.3 मीटर का होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 336 तो नहीं दे रखा है, 168 दे रखा है to 1008, सही ऑप्शन अप्रोक्सीमेट यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा अकॉर्डिंग टू IS 800 व्हाट इज द अलाउएबल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। ठीक है, ये आपका IS 800 से क्वेश्चन है स्टील से। यदि एज पर IS 800 कह रहा है अलाउएबल इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो आपको किसी मेंबर के लिए पूछ रखा है जो कि कॉम्प्रेसिव लोड कैरी करता है, किसके द्वारा, तो जो कि आपका डेड लोड और इम्पोज लोड के द्वारा आपका कॉम्प्रेसिव लोड आता है उसको कैरी करता है। तो यहाँ पर आपका जो है लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है डिफरेंट मेंबर्स के लिए। ठीक है, यदि मेंबर आपका कॉम्प्रेसिव लोड, ठीक है, कैरी कर रहा है और जो किसके द्वारा रिजल्ट आया है, तो डेड लोड और इम्पोज लोड के कारण जो कॉम्प्रेसिव लोड आया है मेंबर पे, तो उसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है 180 होती है। ठीक है, यदि स्ट्रट है तो उसके लिए 180 होती है। टेंशन मेंबर पे रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है आपका विंड और सिस्मिक फोर्स के लिए, तो उसके लिए वैल्यू 180 होती है। अर्थक्वेक के लिए 250 होती है। कंप्रेसर फ्रेंच की यदि बात करते हैं, लेटरल टॉर्जन बकलिंग के लिए 300, और टेंशन मेंबर जो जिसमें प्री टेंशन को मेजर ना करें तो 400। इस पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग रखिएगा ध्यान में इस टेबल को। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा यदि डेड लोड और इम्पोज लोड के कारण कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है मेंबर पे, तो उसकी वैल्यू 180 होती है सिलेंडरनेस रेशियो की। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाइल स्टडिंग द कंसोलिडेशन ऑफ ए सॉइल मास द मेथड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टाइम मेथड इज यूज्ड प्राइमरली टू डिटरमाइन। ठीक है, तो हम जब टेलर्स स्क्वायर रूट मेथड की बात करते हैं तो दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो हम ग्राफ के द्वारा, एक लॉग के द्वारा, दो तरीके से ज्ञात करते हैं। तो जो टेलर्स स्क्वायर रूट है और टेलर लॉग वाला है, तो टेलर स्क्वायर रूट की बात करते हैं, लॉग दोनों की यदि बात करते हैं, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपके सॉइल का बताता है। ठीक है, ये आपका ग्राफिकल मेथड होता है जो कि आपका वन डायमेंशनल जो थ्योरी है, ठीक है, आप कंसोलिडेशन की उस पर बेसिस होती है। तो ये क्या आपको बताता है, तो ये आपको बताता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स ऑफ थिकनेस 12 mm and 14 mm are to be welded together. कह व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ठीक है, फिलेट वेल्ड की मैक्सिमम साइज इस क्वेश्चन में आपका पूछ रखा है। ठीक है, जिसका क्या कह रहा है, स्टील प्लेट की थिकनेस 12 mm और 14 mm दे रखी है। तो मैक्सिमम साइज यदि फिलेट वेल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो एस मैक्स की यदि हम बात करते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की बात करते हैं, क्या होता है, तो ये होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस आपका 1.5 mm, माइनस 1.5 mm। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये पेपर सबसे आसान पेपर है एटलीस्ट DDA का। थिनर प्लेट मीन्स 12 mm वाली है, माइनस 1.5 करेंगे कितना आ जाएगा, 10.50 mm। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फॉर फ्लो इन ए पाइप ऑफ कांस्टेंट इंटरनल डायामीटर। ठीक है, आपका कोई पाइप है जिसकी डायामीटर कांस्टेंट है, तो कह रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन उसका जो है फ्लो के लिए, वाटर लिक्विड के फ्लो के लिए या फ्लूइड के फ्लो के लिए क्या मिलता है। ठीक है, कह रहा है कोइंसाइड विद द फिजिकल सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। कह रहा है जो पाइप की जो फिजिकल सेंटर लाइन उससे कोइंसाइड कर जाता है। कह रहा है इट ऑलवेज अबव द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। कह रहा है कि जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है सेंटर लाइन ऑफ द पाइप का हमेशा अबव होगा। कह रहा है इट ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, फ्लो डायरेक्शन में स्लोप करेगा। कह रहा है इट ऑलवेज अबव द टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन के अबव होगा। यदि हम बात करते हैं हमारे पास कोई कांस्टेंट इंटरनल डायमीटर का यदि पाइप है और उसमें फ्लो हो रहा है, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है ना, वो ऑलवेज स्लोपिंग डाउन होती है फ्लो डायरेक्शन में। ठीक
ठीक है। फ्लो के डायरेक्शन में ऑलवेज स्लोपिंग डाउन होती है और ये पैरेलल होती है टोटल एनर्जी लाइन के, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए हाइड्रोलिक जंप अकर्स व्हेन द ग्रेड चेंजेस फ्रॉम, ठीक है। कह रहा है कि आपका हाइड्रोलिक जंप कब अकर करता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपने हाइड्रोलिक जंप की, ठीक है, क्या होता है हाइड्रोलिक जंप में, जब आपका फ्लो कंडीशन चेंज होता है, सुपर क्रिटिकल, ठीक है, फ्रॉड नंबर से बताते हैं, ठीक है। जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है तो वो आपका सुपर क्रिटिकल कंडीशन कहलाता है, और जब वो आपके फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। तो जब आपका फ्लो कंडीशन चेंज होता है आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में, ठीक है, तो जो वहां पर चेंजेस के कारण जो जंप का फॉर्मेशन होता है, जो टर्बुलेंस होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक जंप, ठीक है, और उसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। अब हाइड्रोलिक जंप जो होता है स्टीप टू माइल्ड जब चेंजिंग होता है, जब आपका किसी भी फ्लूइड का जब उसकी फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है और वो जब स्टीप टू माइल्ड में जाता है तो उस चेंज के कारण हमारा क्या मिलता है, तो वो हमारा हाइड्रोलिक जंप मिलता है। सही ऑप्शन स्टीप टू माइल्ड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ओके, कह रहा है कि हमारे पास यदि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है तो उसकी वर्केबिलिटी के लिए, उसके कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट जो है सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। ऑप्शन दे रखा है केली बॉल टेस्ट, स्लम्प फ्लो टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट, ठीक है। जब वर्केबिलिटी की बात करते हैं, वर्केबिलिटी एक्चुअली क्या बताता है, इज ऑफ वर्क, आप इजिली कैसे उसको आपका प्लेसिंग कर सकें, ठीक है, तो ये इज ऑफ वर्क को बताता है वर्केबिलिटी किसी भी कंक्रीट की। तो इसकी वर्केबिलिटी को हम फाइंड करने के लिए डिफरेंट आपके टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें स्लम्प टेस्ट है, आपका केली बॉल टेस्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, वीबी टेस्ट है। यदि हम स्लम्प टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये स्लम्प टेस्ट जो होती है ये आपका क्या मेजर करता है, ये आप कंसिस्टेंसी या वेटनेस जो होती है कंक्रीट मिक्स की उसको मेजर करता है, ठीक है। स्लम्प टेस्ट को हम मेजर करते हैं किसमें, एमएम में, ठीक है। और ये किसके लिए सूटेबल होता है, स्लम्प टेस्ट जो हमारा सूटेबल होता है वो हाई और मीडियम वर्केबिलिटी के कंक्रीट के लिए सूटेबल होता है। तो यहाँ पर स्लम्प टेस्ट के लिए आपको सूटेबिलिटी पता चल गई। ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट की बात करते हैं, ये आपका जो भी मीडियम और लो वर्केबिलिटी कंक्रीट होते हैं ये टेस्ट उनके लिए एक्यूरेट होती है, और ये आपका स्लम्प टेस्ट से ज्यादा एक्यूरेट आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है, ठीक है। और ये आपका लेबोरेटरी में आपका वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए सूटेबल होता है। ऐसे ही हम यदि बात करते हैं अपना वीबी टेस्ट की, तो ये वीबी टेस्ट जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली जो हमारी कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होती है, जो रोलर द्वारा कॉम्पैक्ट की हुई कंक्रीट होती है, जो कि डैम वगैरह के डिजाइनिंग में यूज करते हैं, उनके लिए उनकी वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारी सबसे सुटेबल मेथड जो होती है वो हमारी होती है वीबी टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली जो परसेंटेज ऑफ फ्लो है उसके बेसिस पे आपकी वर्केबिलिटी को बताता है, जिसकी वैल्यू रेंज करती है 0 to 150% से। अब अपने जब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए कौन सा सूटेबल होगा, तो वो होगा हमारा वीबी टेस्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर ए थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट के लिए कह रहा है कौन सा इसमें परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स, एडजस्टमेंट ऑफ द टेलीस्कोप, एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, ठीक है। जब अपने हम थियोडोलाइट की एडजस्टमेंट अपने फील्ड में करते हैं, थियोडोलाइट की हमारी एडजस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक हमारी टेम्पोररी एडजस्टमेंट होती है और एक हमारी होती है परमानेंट एडजस्टमेंट। ये टेम्पोररी एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, तो जिसमें सेटिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ आई पीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव वेन, तो ये सब हमारी क्या होती है, टेम्पोररी एडजस्टमेंट होती है। यदि हम परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट हो गया, वर्टिकल सर्कल इंडेक्स का एडजस्टमेंट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं आपका परमानेंट एडजस्टमेंट। करा इनमें से कौन सा परमानेंट एडजस्टमेंट करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ
थियोडोलाइट का, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल टेलीस्कोप एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट। ओके, ये आप गलत लिख गया। जो एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स होता है वो परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं होता है। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स जो होता है वो आपका टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स वेज थ्योरी द एक्टिव अर्थ प्रेशर स्लाइड्स द वेज। ठीक है, आपका जो कूलॉम्स वेज थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहा है एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए जो वेज की स्लाइड होती है वो किधर होती है? तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल, इनवर्ट्स एंड पैरेलल टू द बेस। ओके, कह रहा है जो इनवर्ट की ओर होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और पैरेलल होती है आपके बेस के। कह रहा है अप एंड इनवर्ट्स ऑन ए स्लिप सरफेस, डाउन एंड आउटवर्ड्स ऑन ए स्लिप सरफेस और हॉरिजॉन्टली अपवर्ड एंड पैरेलल टू द बेस। यदि हम कूलॉम्स वेज थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, ये डेवलप हुई थी 1776 में, जो कि इंजीनियर हमारे कूलॉम थे उनके द्वारा। ये आपका अर्थ प्रेशर के डिटर्मिनेशन का मेथड होता है जिसमें हम आपका कंसिडर कर जो स्लाइडिंग वेज होता है उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम क्या करते हैं? वो कंसिडर करते हैं, जो कि आपका रिटेनिंग वॉल के द्वारा आपका फॉर्म होता है, जो रिटेनिंग वॉल के मूवमेंट के द्वारा फॉर्म होता है। यदि हम कूलॉम्स वेज थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, जो स्लाइडिंग वेज होता है, ठीक है, जो कि आपका मूवमेंट ऑफ द वॉल, जो आपका बैकफिल के कारण जो वॉल का मूवमेंट होता है रेस्ट कंडीशन में उसके कारण होता है। अब यदि हम बात करते हैं स्लाइडिंग वेज की, यदि हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए, तो ये होता है आपका मूव्स करता है डाउनवर्ड की ओर, ठीक है, और आपका जो बैकफिल की स्लाइडिंग होती है वो आउटवर्ड्स की ओर होती है। यदि पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो स्लाइडिंग वेज का मूव होगा वो अपवर्ड होगा और इनवर्ड दोनों में होता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं, वन सेकंड, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि आपका जो स्लाइड्स वेज का जो एक्टिव अर्थ प्रेशर में स्लाइड होगा वो होगा डाउन एंड टुवर्ड्स ऑन ए स्लिप सरफेस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डाउनवर्ड्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर कन्वेयंस ऑफ वाटर कंपेयर टू अदर मटेरियल सीमेंट कंक्रीट पाइप्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दिस हैव ऑल द फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पर आपका यदि हम बात करते हैं वाटर कन्वेयंस के लिए जितने भी हम पाइप्स यूज करते हैं, जिसमें आपका सीमेंट कंक्रीट पाइप की बात कर रहा है, कह रहा है कि उसके लिए सारे एडवांटेज दे रखे हैं, इनमें से कह रहा है कौन सा एडवांटेज नहीं होगा एक को छोड़ के। ठीक है, कह रहा है ड्यूरेबल विथ यूजफुल लाइफ अप टू 75 ईयर्स। कह रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, लाइट एंड इजी ट्रांसपोर्ट और यूजुअली देयर इज नो डेंजर ऑफ रस्टिंग। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने सीमेंट कंक्रीट पाइप की, ठीक है, तो एक्चुअली सीमेंट कंक्रीट पाइप जो होता है, ठीक है, उसमें कोरोजन के चांसेस तो होते नहीं है, तो रस्टिंग कारण उसमें कोई डेंजरस जो है चीज नहीं आती है, रस्टिंग कारण कोई डेंजर उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है। कह रहा है और ये आपका कह रहा है लाइट एंड इजी, नहीं, ये लाइट और इजी नहीं होते हैं, ये आपका एक्चुअली बहुत हेवी होते हैं। ठीक है, तो हेवी होते हैं, इससे अगर ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होती है तो ये आपका नहीं, इसका एडवांटेज है। मेंटेनेंस कॉस्ट लो होती है, ये बात सही है, और ये आपका इसकी यूजफुल लाइफ होती है वो 75 ईयर्स की होती है, तो ये भी बात सही है। तो कौन सा कारक छोड़कर सारे एडवांटेज को कौन सा डिसएडवांटेज है? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 10500 2012 व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका जो रॉ वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उसके IS कोड प्रोविजन से क्वेश्चन है, जो कि IS 10500 2012 है। कह रहा है आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात कर रहा है, उसके एक्सेप्टेबल लिमिट की। दो लिमिट होती है, एक हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, एक हमारी परमिसिबल लिमिट होती है। यदि हम टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं तो उसके लिए 500 एक्सेप्टेबल लिमिट, 2000 परमिसिबल लिमिट। टर्बिडिटी की बात करते हैं तो 1 होती है, और आपका एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन 10 होती है। कलर की बात करते हैं तो एक्सेप्टेबल लिमिट 5, कॉज फॉर रिजेक्शन 25। टेस्ट और ऑर्डर के लिए 1 और 3 आप देख सकते हैं। टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो 500 आपका एक्सेप्टेबल लिमिट होता है और कॉज फॉर रिजेक्शन 2000 होता है। एल्कलिनिटी के लिए 200 आपका एक्सेप्टेबल और 6000 कॉज फॉर रिएक्शन। ऐसे ही आप पीएच के लिए भी देख सकते हैं, हार्डनेस के लिए भी देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन टोटल डिजॉल्व सॉलिड के लिए है, तो एक्सेप्टेबल लिमिट 500 mg पर लीटर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लैप लेंथ इन कॉम्प्रेशन shall not be less than P times the diameter of the river where P is। ओके, कह रहा है कि मान लीजिए ये हमारा रिवर है, ठीक है,
ठीक है, ये है। अब हम जो भी यूज करेंगे, आपके जो बार्स यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं है जितनी हमकी लेंथ रिक्वायर्ड है उतनी लंबी बार मिल जाए, तो हम उन बार की क्या करते हैं, जो है एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। तो ये उसकी रिबार है, ठीक है, ये रिबार है हमारी। तो कह रहा है कि लैप लेंथ, और ये जो लेंथ होती है ये हमारी लैप लेंथ होती है, ठीक है। तो ये हमारी होती है जो वो, ये जो होती है लैप लेंथ होती है। वो कह रहा है वो आपके डायमीटर का कितना टाइम से लेस होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो ये आपका यदि बात करते हैं लैप लेंथ आपका जो है कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए, यदि कॉम्प्रेशन मेंबर के लिए बात करते हैं तो ये इक्वल होता है डेवलपमेंट लेंथ के, बट ये आपको 24 से मतलब डाया और बार के 24 गुने से जो है कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि लैप लेंथ टेंशन के लिए बात करते हैं तो यदि डायरेक्ट टेंशन है, ठीक है, तो ये होता है जो है 2 आपका डेवलपमेंट लेंथ का 2 गुना या 35 जो इसमें से लार्जर वो ले लेते हैं, और फ्लेक्सुरल टेंशन के लिए आपका ये तो लैप डेवलपमेंट लेंथ ले लेंगे या 35 जो भी इसमें से लार्जर होगा। तो हमारा जो कह रहा है आपका लैप लेंथ कॉम्प्रेशन के लिए लेस देन कितने से नहीं होना, तो 25 mm डायमीटर ऑफ द बार। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 24 mm, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट यूज्ड फॉर वाटर, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम एक्चुअली कोगुलेंट क्या होते हैं, कोगुलेंट आपके जो है केमिकल होते हैं जो कि आपके जो ड्रिंकिंग वाटर में जो सॉलिड सस्पेंडेड आपके मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज में लाते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा इसमें नहीं है, फिनोल्फथालीन, सोडियम एल्यूमिनेट, पोली इलेक्ट्रोलाइट्स और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट वी यूज इन sedimentation tank. These are aluminum sulfate alum, ferrous sulfate copperus, fabric sulfate और फेरिक क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनेट, पोलीइलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कह रहे इनमें से कौन सा नहीं है, तो फिनोल्फथालीन जो है वो आपका इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन एक्चुअली इंडिकेटर होता है, ये आपका कोगुलेंट नहीं होता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द साइन टेक ऑन ए लेवलिंग स्टाफ held at a point of unknown elevation to ascertain the amount by which of the point is above or below the line of sight is called at, ठीक है। कह रहा है कि हमारी जो लेवलिंग स्टाफ है किसी अननोन पॉइंट पर, किसी अननोन एलिवेशन पर रखी हुई है, ठीक है। वो जो है आपका लाइन ऑफ साइट के अबव या बिलो जो पॉइंट मेजर करता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। वो लाइन ऑफ साइट क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं आपका, तो जो भी बैक साइड कहते हैं, ठीक है, बैक साइड, सॉरी, उसे हम क्या कहते हैं, फोर साइड कहते हैं। बैक साइड क्या होता है, बैक साइड एक्चुअली बैक साइड क्या होता है, जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे जो हमारा स्टाफ रखते हैं तो वहां पर जो ऑब्टेन हाइट होती है वो हमारी क्या करती है, बैक साइड होती है। और फोर साइड क्या होती है, तो लेवलिंग स्टाफ को जब किसी अननोन एलिवेशन पर रख करके, ठीक है, हम आपके लाइन ऑफ साइट के एबव या बिलो जो अमाउंट अपना जो क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो अमाउंट हम आपका प्राप्त करते हैं वो हमारी कहलाती है फोर साइड। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, कितने ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग की अपने वर्टिकल रेनफोर्समेंट में तो कितने ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखा 3 times द वॉल थिकनेस, 2 times द वॉल थिकनेस, द वॉल थिकनेस या 1.5 times द वॉल थिकनेस, ठीक है। यदि हम बात करते हैं एज पर IS 456-2000 जब क्लास 32.5B में जाएंगे तो वहां पर वर्टिकल रेनफोर्समेंट जो होता है, ठीक है, वो आपका 3 times वॉल थिकनेस या आपका 450 mm से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 times ऑफ वॉल थिकनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करो व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD इंडिकेट। कह रहा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या COD जो है वो क्या इंडिकेट करता है। कह रहा है एज ऑफ द सीवेज, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वाटर, वेस्ट वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ द सीवेज, पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। एक्चुअली हम जब ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, COD की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की, ये आपका बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को मेजर आपका करता है, ठीक है। ये आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वेस्ट वाटर में, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, दोनों को ही मेजर
करता है, ठीक है। तो एक्चुअली यदि कह रहा है क्या इंडिकेट करता है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी पेपर दे रखा है ये तो। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशंस आर आरसीसी डीप बीम्स प्राइमरी डिजाइन, ठीक है। कह रहा है कि अपनी आरसीसी डीप बीम्स की प्राइमरीली हम डिजाइन किसके लिए करते हैं। कह रहा है शियर एंड बेंडिंग, शियर, बेंडिंग, बियरिंग। ओके, ये हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, ठीक है। तो जो हमारी बीम, ठीक है, जो बीम हमारी होती है डीप बीम कब कही जाती है, जब यहाँ पर उसके लिए कुछ रेशियो दे रखा है, इफेक्टिव स्पैन टू द ओवरऑल स्पैन जो होती है उसकी रेशियो के लिए हम दे रखा है 2.0 से लेस है तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, अगर 2.5 से आपका लेस है तो आपका कॉन्टिन्यूअस बीम कहलाता है। अब यदि हम डीप बीम की डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हम डिजाइनिंग उसकी बेंडिंग के लिए करते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइनिंग करते हैं और शियर में चेक करते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंडिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए बेंडिंग मूवमेंट कर्व्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट, ठीक है। कह रहा है कि यदि हम अपने स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट की बात कर रहे हैं वो आपको क्या बताता है एक्चुअली, ठीक है। द लोड अप्लाइड, द स्टिफनेस एट दैट लोकेशन, द डिफ्लेक्शन, द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, यदि रिलेशनशिप की बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट और शियर फोर्स एंड लोडिंग की, ठीक है, जो स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम होता है वो एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को बताता है, ठीक है। और जो हमारा स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी सेक्शन पे होता है वो हमारा शियर फोर्स बताता है उस सेक्शन पे, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बताएगा, वो आपके किसी सेक्शन पे शियर फोर्स को बताएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 second. In case of pin-ended column, the critical load is x times of the Euler load, where x is, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका पिन एंडेड कॉलम के लिए क्रिटिकल लोड की बात कर रहा है, वो यूलर लोड का कितना गुना होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं पिन एंडेड कॉलम की, ठीक है, या पिन एंडेड कॉलम क्या मतलब है कि बोथ एंड जो है वो हिंज्ड है। यदि आप बोथ एंड आपका हिंज्ड है, बोथ एंड हिंज्ड है, ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा आपका एल इफेक्टिव जो होता है, एल इफेक्टिव वो एल के बराबर होता है, ठीक है। अब क्रिटिकल लोड और यूलर लोड की बात करता है, तो यूलर लोड की बात करते हैं तो यूलर लोड क्या होता है, तो ये हमारा पीई जो होता है, पी की यदि हम बात करें क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा होता है यूलर लोड। क्रिटिकल लोड के लिए हम क्या लेते हैं, एल इफेक्टिव ही लेते हैं। क्रिटिकल एड के लिए केवल हम एल लेते हैं, सॉरी एल लेते हैं क्रिटिकल के लिए। तो क्या होता है पीई, क्रिटिकल के लिए पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल। अब एल इफेक्टिव यहां भी एल ही होता है यदि बोथ एंड हिंज्ड है, यहां पर क्या होगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 1, एल ई मतलब सॉरी एल इफेक्टिव एल ही होता है अपॉन एल, और पीसी भी वही है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल। कितने टाइम्स, तो 1 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग, ठीक है, कह रहा है कि आपका अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर मटेरियल्स इन लिक्विड स्टेट द शियर स्ट्रेस इज, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमको क्या बताता है, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बताता है, तो आपका टाउ मीन शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो क्या होता है यहां से टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी।
तो ये आपको क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर टू वे स्लैब्स of short spans up to 3.5 meter constructed with high strength deformed steel reinforcement, the span to overall depth ratio for a continuous slab will generally be assumed to satisfy vertical deflection limits for loading class up to 3 kN per meter square if the ratio less than। बहुत लंबा क्वेश्चन को बस बना रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि आपका कोई 2A स्लैब है जो कि स्पैन 3.5 मीटर तक दे रखी है, ठीक है, तो मीन्स 10 मीटर से लेस है, ठीक है, तो उसके लिए L/D पूछ रखा है। कह रहा है कि आपका यदि उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, HYSD हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, मतलब Fe450 यूज कर रहे हैं, Fe450 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशियो कहता है कि आपका जो ओवरऑल डेप्थ, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ की रेशियो, ठीक है, जो स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, स्पैन अपॉन एल की रेशियो जो होती है वो पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं अपने स्लैब के लिए, ठीक है। स्लैब के लिए हम बात करते हैं, यदि सिंपली सपोर्टेड है तो माइल्ड स्टील के लिए 35 और Fe415 के लिए 28, यदि कॉन्टिन्यूअस है तो 40, आपका माइल्ड स्टील के लिए 30, Fe415 के लिए, ठीक है, Fe415 के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्लैब है, ठीक है, स्लैब हमारा कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस स्लैब है, तो क्या हो जाएगा 32। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनेस इन प्लेट गर्डर, ठीक है। कह रहा है किसी प्लेट गर्डर में हम जो है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑप्शन देखा, एलिमिनेटिंग लोकल बकलिंग, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव मिड स्पैन डिफ्लेक्शन, एलिमिनेटिंग वेब बकलिंग और ट्रांसफरिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड विदाउट एनी लोकल स्ट्रेस, ठीक है। यदि हम वर्टिकल स्टिफनर की बात करते हैं अपने प्लेट गर्डर में, तो हम अपने जो वेब होती है उसके बकलिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्टिफनर अपने प्लेट गर्डर में प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एलिमिनेटिंग वेब बकलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा जनरली ऑन ए स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट फॉर स्टील फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑब्जर्व्ड, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और रप्चर स्ट्रेंथ। कह रहा है व्हाट इज द राइट क्रोनोलॉजी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ दीज पॉइंट्स ड्यूरिंग टेस्टिंग। ओके, हम जब अपने किसी माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करते हैं, ये रहा, ठीक है, प्लॉट करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रखा है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या आता है, पहले इलास्टिक लिमिट आता है, ठीक है, पहले क्या आता है, इलास्टिक लिमिट आता है। अब इलास्टिक लिमिट जब आता है तो इलास्टिक लिमिट के बाद ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक थोड़ा सा कर्व हो जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद अपर यील्ड, लोअर यील्ड आती है, उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका यील्ड पॉइंट आता है, ठीक है, यील्ड पॉइंट आता है। यील्ड पॉइंट आने के बाद ये क्या करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचता है और उसके बाद ये आपका रप्चर के लिए फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है, अपना माइल्ड स्टील के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले इलास्टिक लिमिट, ओके, तो इलास्टिक लिमिट ए फर्स्ट आएगा। उसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद हमारा, अब जो जो ऑप्शन दे रखा है उसी को देख रहे हैं, यील्ड पॉइंट आएगा बी नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या आएगा, यील्ड पॉइंट के बाद हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ आएगा, तो सी हो जाएगा, और उसके बाद आपका रप्चर स्ट्रेंथ डी। सही ऑप्शन कोई दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग मिनिमम टेंशन स्टील इन रेनफोर्स सिस्टम, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम। कह रहा है कि रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम में हम मिनिमम
टेंशन स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रिवेंटिंग सरफेस एयर क्रैकिंग, कह रहा है प्रिवेंटिंग ब्रिटल फेल्योर, रेस्ट्रिक्ट डिफ्लेक्शन एट द सपोर्ट, अरेस्ट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। ओके, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यदि हम अपने मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, तो मिनिमम टेंशन स्टील की नीड जो होती है वो आपका सडन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और सरफेस क्रैक जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, प्रिवेंटिंग सरफेस क्रैकिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में कह रहा है कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट कॉम्पोजिशन की डिफरेंट वैल्यू होती है। यदि हम लाइम की बात करें 60 to 65, सिलिका की यदि हम बात करते हैं तो 17 to 25, एल्यूमिना की बात करते हैं तो 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.5 to 4, सोडा एंड पोटास की बात करते हैं 0.5 से 1, यदि सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात करते हैं 1 से 2, सिलिकॉन ऑक्साइड की बात कर रहा है तो सिलिकॉन ऑक्साइड 17 to 25%। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द मैनिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। मैनिंग कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रखा है आपको। अब आपको पता है मैनिंग फार्मूला में v जो होती है वेलोसिटी, जो v आती है मैनिंग फार्मूला में, तो v इक्वल टू क्या मिलता है आपको 1/n, ठीक है, r पे पावर 2/3 और s पे पावर क्या होता है 1/2, जहां पे n क्या है, मैनिंग्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब v के लिए हम बात करते हैं, वेलोसिटी के लिए यदि बात करते हैं क्या होता है वेलोसिटी, तो v के लिए क्या होता है आपका lt-1, lt-1 v होता है, ठीक है। r मीन्स रेडियस, और r के लिए क्या होगा तो l होता है, डायमेंशन l हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से n के लिए निकालते हैं तो n के लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू सही रखते हैं, ठीक है। l के लिए बात करते हैं, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 1/v को ऊपर करते तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यदि बात करते हैं तो 2/3 तो 3 to 6 2 5 3/2, तो क्या हो जाएगा यदि सॉल्व करेंगे तो l पर माइनस आपका 0.33 और t ऊपर चला जाएगा ना, तो t ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत यूनिक क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रहा है माइनर लॉसेस इन ए पाइप फ्लो आर, ठीक है। आपके पाइप फ्लो में जो माइनर लॉसेस आते हैं वो आते हैं किसके कारण, कह रहा है लोकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम पाइप फिटिंग, लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल लॉसेस, ओके, फ्रिक्शनल लॉसेस तो मेजर लॉस होता है, लॉसेस दैट कैन ऑलवेज बी निग्लेक्टेड, और लॉसेस कॉज्ड बाय ग्रेडियंट, ठीक है। वो भी चलिए, यदि हम बात करते हैं माइनर लॉसेस की, ठीक है, माइनर लॉसेस किसके कारण कॉज होते हैं, तो आपका यदि मान लीजिए आपका यदि जो पाइप है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, चाहे आपका वॉल्व के कारण, बेंडिंग के कारण, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं पार्टीज का, जैसे हमने वॉल है, बेंड्स है, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण आपको माइनर लॉसेस आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ माइनर लॉसेस इन पाइप फ्लो, जैसे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी एट द entrance of the pipe, loss of energy at the exit from pipe, और loss of energy in bends and fitting। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉस लोकल डिस्टर्बेंस फ्रॉम पाइप फिटिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट compression member, the pitch of the lateral reinforcement is given by the minimum of 3 of the following except, ठीक है, at least lateral dimension of the compression member 250 mm, 300 mm, 60 times the smallest diameter of longitudinal rebar to be tied। कह रहा है कि जब हम बात करते हैं अपने रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंप्रेशन मेंबर की, कह रहा है कि जो पिच प्रोवाइड करते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट में, वो मिनिमम 3 में से दे रखा है, इनमें 3 में से मिनिमम किसका प्रोवाइड करते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हमारे इस कंडीशन में नहीं आता है, ठीक है।
एज पर IS 456 यदि हम क्लॉज 26.5 में जा रहे हैं सी में, वहां पर पिच के लिए दे रखा है, तो ये पिच जो होता है लिस्ट लेते हैं किसमें से, तो लिस्ट लेते हैं लेटरल डायमेंशन ऑफ द कंप्रेशन मेंबर या 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट बार और 300 mm, इनमें जो लिस्ट होता है वो लेते हैं। 250 का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा एक्सेप्ट किसका, तो 250। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन सर्वेइंग नॉट सुटेबल। कह रहा है इनमें से किसके लिए चैन सर्वेइंग सुटेबल नहीं है। कह रहा है फैक्ट्री साइट्स, अंडुलेटिंग एरियाज, फेयरली लेवल ग्राउंड और स्मॉल एरिया। ठीक है, चैन सर्वेइंग की यदि हम बात करते हैं तो हम चैन सर्वेइंग किसके लिए करते हैं, चैन सर्वेइंग हम करते हैं ओनली लीनियर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, हम चैन सर्वेइंग अपने लीनियर मेजरमेंट के लिए करते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो तो उसके लिए हम चैन सर्वेइंग कर सकते हैं। और चैन सर्वेइंग हम फ्लैट जो हमारा ग्राउंड होता है उसके लिए करते हैं, अंडुलेटिंग ग्राउंड के लिए नहीं कर सकते हैं। जो फेयरली लेवल ग्राउंड होगा उसके लिए करते हैं, स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। ठीक है, तो चैन सर्वेइंग यहाँ पर कौन सुटेबल नहीं होगा, तो अंडुलेटिंग एरिया इज नॉट सुटेबल फॉर द चैन सर्वेइंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल इज 40% एंड प्लास्टिक लिमिट इंडेक्स इज 20%, दिस सॉइल विल बी। ठीक है, सॉइल को डिनोट करने का पूछ रखा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, यदि हमको बात करते हैं आईपी, पहले हम आईपी निकाल देते हैं। आईपी क्या निकल जाएगा आपका, WL माइनस WP, यहां पर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 मीन्स 20%। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं आईपी आपके ए लाइन की, आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, ए लाइन की आईपी निकाल देते हैं, तो ए लाइन की आईपी हमारी क्या मिलेगी। ठीक है, क्या होते हैं 0.73, 0.73। ठीक है, WL माइनस 20, WL माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा 0.73 इन द ब्रैकेट WL मतलब 40 माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 14.6। अब ये 14.6 की बात करते हैं तो ये आपका लेस देन किससे है। ठीक है, तो आईपी ऑफ सॉइल जो है यहाँ पर आईपी ऑफ सॉइल जो है, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन। ए लाइन इसका मतलब ये बता रहा है कि ये आपका जो सॉइल है वो आपका क्या है, क्ले है, सी। ठीक है, सी तो मिल गया, लेकिन सी 3 में है, सी तो मिल गया, सी 3 में है। अब एक और कंडीशन हम देखते हैं, वो कंडीशन क्या होता है आपका कि यदि आपका ये 35 से, ठीक है, आपका यदि हम बात करते हैं आपका WL जो है 35 से WL इज, ठीक है, ग्रेटर देन 35 बट ग्रेटर देन 35 बट लेस देन यदि 50 है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, दोनों कंडीशन से मैच कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल क्ले मीन्स CI। So correct option is option number C. Now proceeding next question. Which of the following is not attributable of the phenomena of consolidation of soil? ठीक है, कह इनमें से कौन सा consolidation of soil के फिनोमिना के लिए नहीं होता है। कह टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर, occurs when soil is loaded with external load or self weight, soil is completely saturated. Okay. यदि हम कंसोलिडेशन फिनोमिना की बात करते हैं, ये आपका हम किसके लिए देखते हैं, तो आपका वॉल्यूम का ग्रेजुअल रिडक्शन देखते हैं आपका फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, फुल्ली सैचुरेटेड या कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल के लिए देखते हैं, ड्यू टू द आपका जो एक्सेस पोर वाटर होता है उसके रिडक्शन, उसके एक्सपल्सन के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, और ये आपका टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, ये बात सही है। वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ एयर, नहीं, वॉल्यूम रिडक्शन जो होता है पोर वाटर प्रेशर जो होती है ना, वो जो
वाटर होती है उसके एक्सपल्सन के कारण जो होता है कंसोलिडेशन में होता है, ठीक है। वो कॉम्पेक्शन एयर वाला कॉम्पेक्शन होता है, ये कंसोलिडेशन है। ये आपका नॉट एट्रीब्यूट मींस ये आपका सही ऑप्शन मिल गया। और भी देख लेते हैं, अकर व्हेन सॉइल इज लोडेड, ठीक है, बात सही है। सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, ये भी बात सही है इसके रेस्पेक्ट में। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेवमेंट कंक्रीट, ठीक है। कर इनमें से कौन सा स्ट्रेंथ जो है पेवमेंट कंक्रीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंसाइल, फ्लेक्चरल, कंप्रेसिव और शियर, ठीक है। इसकी बात इसमें क्वेश्चन में हमारे कर रखा है। अब यदि हम बात करते हैं अपने, ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने कंक्रीट पेवमेंट्स की, ठीक है, कंक्रीट पेवमेंट्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट पेवमेंट्स में आपका हेवी ट्रैफिक लोड होता है। हेवी ट्रैफिक लोड आपका वार्पिंग इफेक्ट टेम्परेचर कारण आता है। इन दोनों कारण जो जनरेट होता है वो होता है फ्लेक्चरल, ठीक है, इसमें फ्लेक्चर जनरेट होता है। तो हमारे पास क्या चाहिए, तो हमारे पास फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए आपके कंक्रीट पेवमेंट के लिए। टेंसाइल का कोई मतलब नहीं, कंप्रेसिव शियर का कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है फ्लेक्चर से। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें ए क्ले इज कॉल्ड एज क्विक इफ इट्स सेंसिटिविटी इज, ठीक है। किसी क्ले को हम क्विक कब कहेंगे, उसकी जब सेंसिटिविटी कितनी हो, ठीक है। जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होता है, एक्चुअली अनकंफाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसी अनडिस्टर्ब स्पेसिमेन का, और अनकंफाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी रीमोल्डेड या अनएल्टर्ड आपका जो सैंपल है उसके जो रेशियो को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। यदि आपका इनसेंसिटिव की बात करते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी 1, नॉर्मल के लिए 1 to 4, सेंसिटिव के लिए 4 to 8, एक्स्ट्रा सेंसिटिव के लिए 8 to 16 और क्विक के लिए आपका ग्रेटर देन 16। यहाँ पर ऑप्शन 16 नहीं 15 दे रखा है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑपरेशन इज सेटिंग ऑफ ए प्लेन टेबल फॉर सर्वेइंग, ठीक है। कह रहा है प्लेन टेबल सर्वेइंग का जब हम सेटिंग करते हैं अपने ग्राउंड पे, इनमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन है जो आपका एसेंशियल ऑपरेशन नहीं है। कह रहा है साइटिंग द ग्राउंड स्टेशन, ओके, मेजरिंग द एम्बिएंट टेम्परेचर, मीटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड, ठीक है। जब भी हम अपने प्लेन टेबल के ऑपरेशन की बात करते हैं, सेटिंग की, तो हम क्या करते हैं, लेवलिंग देखते हैं। लेवलिंग में क्या करेंगे, हम साइटिंग करेंगे अपने ग्राउंड पर स्टेशंस की, उसके बाद हम लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग के बाद क्या करते हैं, हम सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग के बाद हम क्या करते हैं, अपने ओरिएंटेशन करते हैं, जिसमें आपको हम देखते हैं कि आपका प्लेन टेबल पोजीशन से पैरेलल है कि नहीं है फर्स्ट स्टेशन से, ये सारी चीजें। लेकिन हम टेम्परेचर को नहीं देखते हैं उसमें, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, नॉट एसेंशियल। तो टेम्परेचर इज नॉट एसेंशियल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट बी अप्लाइड, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के लिए बात कर रहा है, कंडीशन की बात कर रहा है, कह रहा है एनी रोटेशनल फ्लो के लिए, रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, स्टडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, और कह रहा है स्टडी रोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके। हम यदि बात करते हैं अपने बर्नौली इक्वेशन की एजम्पशन की, पहली बात ये आइडियल फ्लूइड के लिए जिसके लिए विस्कोसिटी 0 उसके लिए एप्लीकेबल है। आपका फ्लो स्टडी, फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फ्लो इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इरोटेशनल होना चाहिए, और आपका स्ट्रीम लाइन के एलोंग होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, 1 सेकेंड। तो आपका फ्लो स्टडी इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी पेपर दे रखा है ये, तो डीडीए की इससे इजी पेपर नहीं आ सकती है। द गैसेस दैट इवॉल्व आउट फ्रॉम स्लज डायमेंशन टैंक मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। जो स्लज डाइजेशन टैंक है, ठीक है, उसमें से जो गैसेस निकलती है ना, वो मेनली जो है वो कंसिस्ट किसकी होती है, तो मेनली उनमें गैसेस जो होती हैं वो मीथेन गैसेस होती हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन जो कंसिस्ट होती है वो मीथेन गैसेस होती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। द टिम्बर हैविंग ए ड्यूरेबिलिटी लाइफ ऑफ more than 120 month is classified as having durability, ओके, करेक्ट। अच्छा, टिम्बर की हम जो कह रहे हैं ना, टिम्बर को हम उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है टिम्बर की, ठीक है, वो उसके हम लाइफ के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है।
टिम्बर कितनी लाइफ है ईयर की, उसके अकॉर्डिंग उसकी ड्यूरेबिलिटी को बताते हैं। यहाँ पर कई क्लासिफिकेशन दे रखे हैं आपका। यदि हाई ड्यूरेबिलिटी का है उसके लिए आपका जो एवरेज लाइफ है मोर देन 10 ईयर, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी के लिए आपका लाइफ जो है 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स, और लो ड्यूरेबिलिटी के लिए जो लाइफ है वो लेस देन 5 ईयर्स है। यहाँ पे मंथ में कह रहा है 120 मंथ, 120 मंथ मीन्स 10 ईयर, और 10 ईयर किसके लिए, तो हाई आपका ड्यूरेबिलिटी के लिए 10 ईयर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ D60 इक्वल टू 3 mm, D30 इक्वल टू 1.5 mm and D10 इक्वल टू 0.75 mm, then what will be the coefficient of uniformity of this soil? सॉइल की कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ रखा है, मीन्स CU आपको पता है CU बराबर D60 बाई D10। D60 की वैल्यू 3 mm, ओके, और D10 की वैल्यू 0.75 mm। तो CU हमारा डायमेंशन लेस होता है, मीन्स ये हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4.0। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा पेपर नहीं आएगा आपको इस बार। कह रहा है इन जनरल शिप फुट रोलर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। ठीक है, कह रहा है जो शिप फुट रोलर हैं, ठीक है, वो किस सॉइल के लिए आपका सुटेबल कॉम्पेक्शन में होते हैं, सिल्ट, हाई प्लास्टिसिटी क्ले, सैंड्स, ग्रेवल। एक्चुअली जो शिप फुट हमारे रोलर हैं उनका हम यूज करते हैं अपने कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट के रूप में। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पेक्शन equipments, we use that according to our suitability. If you are talking about rammers or dampers, they are suitable for all types of soil including confined areas like filling behind the retaining wall, trenches, etc. If you are talking about smooth wheel rollers, so these are suitable for crushed rock, gravel, sand. If you are talking about pneumatic tired rollers, these are suitable for silt of low plasticity, base, sub-base, embankment compaction for highways. If you are talking about ship foot rollers, they are usually suitable for clay soils of moderate plasticity. Okay. If you are talking about vibratory rollers, they are useful for cohesionless soil at depth, shallow depth. If you are talking about frog hammer, these are suitable for corners of confined areas. Okay. So question is asked about ship foot roller. So it is suitable for high plastic clay. So option B is correct for this question. Now proceeding next question. Okay, कह रहा the maximum spacing of C, ज्यादा इंग्लिश निकल गई यार, ओके कोई बात नहीं। कह रहा the maximum spacing of shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed m times the effective depth of the section for vertical stirrup where m is. Okay, कह रहा है मैक्सिमम स्पेसिंग कर रहा है आपका शियर रेनफोर्समेंट के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ मेंबर कर रहा है, जो कि आपका इफेक्टिव डेप्थ जो सेक्शन की होती है उसके लिए कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग एज पर IS कोड, ठीक है, तो मिनिमम लेते हैं 0.75 D ऑफ वर्टिकल स्टिरअप, या SB आपका लेते हैं वर्टिकल स्टिरअप की बात कर रहा है, या आपका 300 mm, किससे आपका जो है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए था आपका इसमें से 0.75, ये और ऑप्शन तो मिल रहा है, 0.75 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन एन ऑरिफिस यूज्ड फॉर फ्लो मेजरमेंट द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज। कह रहा है आपका ऑरिफिस जो है फ्लो मेजरमेंट के लिए जो हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू यूनिटी, इन नॉन जीरो नेगेटिव नंबर, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, यदि हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के ऑरिफिस के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब हमेशा जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी से तो लेस होती है। थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमेशा हमारे एक्चुअल से ज्यादा निकल कर आता है, इसका मतलब CV जो निकल कर आएगी वो हमेशा लेस देन 1 निकल कर आएगी, लेस देन यूनिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। कह रहा है इनमें से कौन सा स्लो सैंड फिल्टर का आपका एडवांटेज नहीं है। कह रहा है स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट एसेंशियल, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, रिक्वायर स्मॉल एरिया कंपेयर्ड टू ग्रेविटी सैंड फिल्टर फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। ओके, चलते हैं कुछ देख लेते हैं स्लो सैंड फिल्टर के बारे में।
यहाँ पर हमने दोनों कंपैरिजन आपको दिखा दिया, चाहे वो रैपिड हो या स्लो। यदि हम प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो स्लो सेंट फिल्टर में आपको कोगुलेशन के लिए, ठीक है, जो हम सेडिमेंटेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन में हमें प्लेन सेडिमेंटेशन करते हैं, इसका मतलब कोगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रैपिड सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो इसमें हमें सेडिमेंटेशन के लिए कोगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम साइज की बात करते हैं तो इसकी साइज ज़्यादा होती है, 30 मीटर से लेकर 60 मीटर तक आपका होता है लार्ज। और एरिया की बात करते हैं तो 100 to 2000 mm², ठीक है। यदि इसके लिए होते हैं तो स्मॉल एरिया चाहिए आपका रैपिड सेंट फिल्टर के लिए, 5 मीटर to 8 मीटर दे रखा है, और एरिया आपका वो लेस देन 100 मीटर² होता है। इसी तरह आप रेट ऑफ फिल्ट्रेशन देख सकते हैं, इसके लिए 100 to 200 लीटर 1 लीटर पर आवर पर मीटर², और इसके लिए 3000 to 6000। इसी तरह ये देखते हैं तो ये आपका बैक्टीरिया रिमूवल में एफिशिएंट होता है, बट आपका कलर रिमूवल में लेस एफिशिएंट होता है। ये आपका बैक्टीरिया रिमूवल में जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, बट कलर रिमूवल में ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंट चीज़ आप देख सकते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है कौन सा, तो स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट एसेंशियल, ये बात सही है, ठीक है, ये तो इसका एडवांटेज है। कह रहा लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ये भी इसका एडवांटेज है। लो डेप्रेशन कॉस्ट, ये भी एडवांटेज है स्लो सेंट फिल्टर का, बट रिक्वायर्स ग्रेटर एरिया एज कंपेयर टू रैपिड सेंट फिल्टर। ओके, सो यहाँ पर आपको ज्यादा एरिया चाहिए, ना कि लेस। तो ऑप्शन डी इज आपका एडवांटेज, आपका डिसएडवांटेज है ऑप्शन डी, इसका मतलब नहीं है एडवांटेज, बस सबसे ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेडी फ्लो इन ए ओपन चैनल एग्जिस्ट व्हेन, ठीक है। कह रहा है कि आपके ओपन चैनल में स्टेडी फ्लो कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चैनल इज फ्रिक्शनलेस, चैनल बेड इज नॉट कर्व, डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट विथ, ये पता क्या रखा है, और फ्लो इज यूनिफॉर्म। ओके, यदि हम बात करते हैं अपने ओपन चैनल की स्टडी या अनस्टडी फ्लो की, ठीक है, तो आपका फ्लो जो है स्टडी कब होगा, ठीक है, जब आपका फ्लो डेप्थ या डिस्चार्ज जो आपके क्रॉस सेक्शन का है ओपन चैनल में, वो आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स कह सकते हैं dp/dt इज इक्वल टू 0, t/dt इक्वल टू 0, ठीक है। आपका हम यदि बात कर लेते हैं, आपका डेप्थ हो गया, आपका प्रेशर हो गया, वेलोसिटी भी चेंज ना हो, dv/dt इक्वल टू 0, ये सब चीजें अनचेंज होती हैं तो वो आपका स्टडी होता है, और चेंज हो जाएगा तो अनस्टडी हो जाता है। तो हमारा स्टडी के लिए पूछ रखा है तो डेप्थ रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मस्ट बी अंडरटेकन फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। कह रहा कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग जब हम करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा किसको आपको कंसिडर करना चाहिए। कूलिंग एग्रीगेट्स, नाइट्रोजन पंपिंग, आपका एडिशन चिल्ड वाटर, हीट ऑफ वाटर। ओके, कोल्ड वेदर कंडीशन है तो उसमें चिल्ड वाटर हम क्यों यूज करेंगे, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं सुटेबल कंडीशंस अपने कोल्ड वेदर कंडीशन में जो कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, तो हम हीट वाटर को मिक्स करते हैं, अवॉइड करते हैं आपका फ्रोजन एग्रीगेट्स को, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने हीट को प्रोवाइड करते हैं कास्टिंग से पहले, सरफेस को हीट कर देते हैं कास्टिंग से पहले, जिससे फ्रोजिंग ना हो सके उसकी, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका हीटिंग ऑफ वाटर को सबसे ज्यादा हम कंसिडर करके रखते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी पेपर दे रखा है। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो एट क्रिटिकल डेप्थ द डिस्चार्ज इज, ठीक है। कह रहा है कि ओपन चैनल फ्लो में क्रिटिकल डेप्थ पर डिस्चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स, मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक, मिनिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, और मिनिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स। ओके, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं अपने क्रिटिकल फ्लो के लिए ओपन चैनल में, ठीक है, तो क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स, वो भी किसी भी गिवन डिस्चार्ज के लिए वो क्या होना चाहिए, वो दोनों मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स किसी भी डिस्चार्ज के लिए मिनिमम होना चाहिए, फ्रॉड नंबर इक्वल टू यूनिटी होना चाहिए, फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी डिस्चार्ज आपका क्रिटिकल फ्लो के लिए वो आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर वही दे रहा है क्रिटिकल डेप्थ, तो डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका डिस्चार्ज जो होना चाहिए वो
मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऑप्शन सी ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्टिकल एंगल बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज रेफर्ड एज। ओके, कह रहा है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो सस्पेंडल मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, उसके बीच की जो है लॉन्गिट्यूडनल, जो उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं डिप की बात करते हैं, तो डिप क्या होता है एक्चुअली, जो इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल, आपका जो हॉरिजॉन्टल से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से मैग्नेटिक निडल का जो है जो इंक्लिनेशन होता है वो डिप कहलाता है। डिप जो होता है इक्वेटर पर 0 होता है, ठीक है, और वहां पर निडल जो होती है वो हॉरिजॉन्टल पे होती है, ठीक है। अब जब यदि हम 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जाते हैं, ठीक है, और 96 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर जाते हैं, तो आपकी डिप जो होती है वो 90 डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है सस्पेंडेड है आपका मैग्नेटिक नीडल और हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो उसका एंगल जो होता है वो डीप कहलाता है। ऑप्शन ए सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करती है। एक्सपोजिंग द कंक्रीट टू द सन, शेप ऑफ द मेंबर, वर्केबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, कवर और रिबार, ठीक है। एज पर IS 456 जो हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी की, वो है आपका सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट रेशियो, कवर जो हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टील के लिए वो, शेप और साइज जो मेंबर का है, इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है, आपका क्या किस टाइप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट नहीं करता, एक्सपोजिंग टू कंक्रीट टू द सन, ये आपको ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following material in general will offer strength gain for the longest period, ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो आपको स्ट्रेंथ गेन ऑफर करता है। फ्लाई एश, राइस हस्क एश, स्लैग, माइक्रोसिलिका। यदि हम बात करते हैं अपने फ्लाई एश की, ठीक है, फ्लाई एश क्या होता है, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट है उसमें जो पोलराइज कोल होता है उसके बर्निंग के बाद जो हमारा बाई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, फाइन पाउडर के रूप में, वो हमारा फ्लाई एश कहलाता है। और फ्लाई एश की बात करते हैं तो इसको हम एज है, क्योंकि फ्लाई एश में क्या होगा, इसमें एल्यूमिनियस और सिलिसियस दोनों मटेरियल अवेलेबल होते हैं, इसका मतलब ये सीमेंट के रूप में यूज में ला सकते हैं। तो ये हमारा जो है स्ट्रेंथ गेन जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए देता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456 ए कॉन्क्रीट completely immersed in sea water will be considered to exposed to which of the following condition। ओके, यहाँ पर जो है वेदर कंडीशन, इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए आपका बात कर रखा है। तो यदि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है हमारा, ठीक है, तो कंक्रीट जो होती है सरफेस वो प्रोटेक्टेड होती है अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन, केवल आपको कोस्टल एरिया को छोड़ के। मॉडरेट की यदि बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, सीवियर रेन, सेंटर आपका जो है कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड होता है किससे, सीवियर रेन और फ्रीजिंग से, ठीक है। और कंक्रीट जो एक्सपोज होता है वो आपका अंडर वाटर, कंटिन्यूअस अंडर वाटर, ओके। और यदि हम बात करते हैं सीवियर में के लिए, ठीक है, तो कंक्रीट जो होता है सरफेस वो एक्सपोज होता है सीवियर रेन में, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कंडीशन वहां पे होता है, ठीक है। और आपका जो है कंप्लीटली सबमर्ज्ड होता है आपका सी वाटर में, ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन सी वाटर। तो हमारा क्वेश्चन वही है, बाकी कंडीशन भी आप वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए देख सकते हैं। कंप्लीटली यदि इमर्ज्ड है सी वाटर के लिए तो वहां पर जो एक्सपोजर कंडीशन होता है वो होता है सीवियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल एंड सपोर्टिंग ए यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी पी विल बी। इस पेपर में न्यूमेरिकल दे नहीं रहा तो मजा भी नहीं आ रहा है इस पेपर में, ठीक है। यूडीएल आपको कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर यूडीएल लग रहा है, उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रखा है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यदि बात करते हैं यूडीएल लगा है यदि सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उसकी वैल्यू WL²/8 होती है, मींस PL²/8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे डिफरेंट आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ पाइप द सम ऑफ piezometric हेड ड्रॉप्स अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज 0। The sum of discharge around each level, which elementary circuit is 0. The total head each node is the same.
द पीजोमेट्रिक हेड लॉस इन ईच आर्म ऑफ द सर्किट इज द सेम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पाइप की बात करता है यहाँ पे क्वेश्चन। यदि हम बात करते हैं पाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें जो होता है आपका पीजोमेट्रिक हेड, प्रेशर हेड और डेटम हेड का जो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, वो एलिमेंट्री जो सर्किट होती है उसके और क्या करता है, ड्रॉप करता है, उसके अराउंड ड्रॉप करता है और उसकी वैल्यू जो है मस्ट भी 0 होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पीजोमेट्रिक हेड किसी भी कंडीशन में आपका डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्लो एंटरिंग जंक्शन, जो नोड की बात कर रहा है ना, फ्लो एंटरिंग जो जंक्शन पे है वो मस्ट बी इक्वल टू आपका फ्लो लीविंग द सेम जंक्शन होना चाहिए। मींस लॉ ऑफ जो कॉन्टिन्यूटी है वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कह रहा था सम ऑफ डिस्चार्ज अराउंड ईच एलिमेंट्री 0, नहीं ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल हेड ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है तो 0 होगा नहीं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट इज 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन वाटर। ठीक है, जो वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो कह रहा है सेडिमेंट्री टैंक जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है उसके लिए कौन सा एडवांटेज नहीं है। कह रहा है लिटिल हेड, लिटिल लॉस ऑफ हेड, एरिया रिक्वायर्ड इज लेस, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम और रिक्वायर्ड लेस लेबर एंड सुपरविजन। ओके, यदि एडवांटेज की बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की, पहली बात इसकी कॉस्ट लो होती है, इसमें सिंपल वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक का उपयोग होता है। ठीक है, ये लो कॉस्ट में हो जाता है आपका, नेचुरल कोगुलेंट्स इसमें ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो आता है, तो इसको जो है जो हमारे अनस्किल्ड लोग जो है, लेस स्किल्ड लेबर जो है वो भी इसको देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो कह रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो आपका हम बात करते हैं कि रिक्वायर्ड लेस लेबर सुपर, ये बात सही है, लिटिल हेड लॉस मिलता है ये भी सही बात है, एरिया रिक्वायर्ड लेस, देयर इज नो वेस्टेज, नहीं टाइम की वेस्टेज, यही एक प्रॉब्लम है जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक की, वहां पर टाइम ज्यादा लगता है। सेडिमेंटेशन टैंक में पहले वाटर आता है, उसका सेडिमेंटेशन होता है तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह फॉर ए स्ट्रक्चरल स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन इन विच द कनेक्शन बिटवीन members at their junction will not resist any appreciable movement and shall be assumed to be hinged is type of। ठीक है, कह रहा है आपका कोई स्ट्रक्चरल स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स के बीच में, कह रहा है कि उनके जंक्शन पर जो मूवमेंट है उसको रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है और हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वो हिंज टाइप है, तो वो किस टाइप का आपका कंस्ट्रक्शन होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन, जिसमें रिजिड कंस्ट्रक्शन, आपका सेमी रिजिड कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन आता है। रिजिड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपका जो है जो कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स होती है जंक्शन पे, वो क्या एज्यूम करते हैं, वो सफिशिएंटली रिजिड एज्यूम कर लेते हैं और ये आपका ओरिजिनल एंगल को हेल्ड करके रखता है और ये इस पर अंडर लोडिंग कोई चेंज नहीं होती, ज्वाइंट अनचेंज होती है। सेमी रिजिड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स होता है उसके जंक्शन पे जो रिजिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती और ओरिजिनल एंगल जो होता है फिर भी वहां पर भी अनचेंज होता है बट लेस एज्यूम करते हैं उसकी कैपेसिटी को। सिंपल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो कनेक्शन बिटवीन मेंबर्स होती है, ठीक है, उसमें जो जंक्शन पे आपका एप्रेसिबल मूवमेंट होती है उसको हम उसका रेसिस्टेंस को हम एज्यूम ही नहीं करते हैं। ठीक है, आपका हिंज्ड के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका सिंपल के लिए ऐसा कंडीशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, फॉर ए स्लज डाइजेशन टैंक टू वर्क इफेक्टिवली द पीएच वैल्यू शुड बी बिटवीन दैट वाट रेंज। ठीक है, यदि स्लज डाइजेशन टैंक की बात करते हैं तो उसके लिए पीएच वैल्यू जो होती है 6.5 टू 7.5 के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में 8 तक दे रखा है तो हम लगभग वही ले लेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर शैल नॉट बी लेस देन m टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर वेयर m इज। यदि हम स्ट्रक्चरल स्टील कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपका पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस, आपका पूछ रहा है बिटवीन फास्टनर और आपका जो फास्टनर के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस का रहा है वो नॉमिनल डायमीटर के कितने से
लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि मिनिमम पिच की बात करते हैं, ठीक है, बोल्टिंग के लिए तो मिनिमम पिच 2.5 डी, मैक्सिमम पिच की बात करते हैं टेंशन में तो मिनिमम लेते हैं 16 टी और 200 mm से, कॉम्प्रेशन में मिनिमम 12 टी टू 200। तो स्पेसिफिक बात करते हैं बोल्टिंग के लिए मिनिमम पिच 2.5 डी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस ऑफ पेंट्स द चेंज characterized by an appreciable reduction in the initial flexibility, cohesion and adhesion of the film is termed as, ठीक है। कह रहा कि जब हम पेंट की कंडीशन में बात कर रहा है तो जो आपका कैरेक्टराइज्ड जो चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका रिडक्शन के कारण इनिशियल फ्लेक्सिबिलिटी के, कोहेजन के, एडेशन के, आपके फिल्म के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम ब्रिटलनेस, ठीक है। ब्रिटलनेस क्या है? इट इज द कैरेक्टराइज्ड चेंज by appreciable reduction in initial flexibility, cohesion and adhesion of the film of the paint. So option A is correct. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the point of contraflexure? Point of contraflexure क्या है? It is the point where bending moment changes sign. It is a point where shear force changes sign. It is a point where the bending moment is maximum. It is the point where the bending moment is minimum. यदि हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, सो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन, ओके। जहां पर आपका बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहां पर डिफ्लेक्टर से उस पॉइंट जहां पर बीम जो अपने कर्वेचर को चेंज करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर की बात कर रहा है तो इट इज पॉइंट वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस इट्स साइन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन एज, ठीक है। आपका स्ट्रक्चरल स्टील के लिए थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट पूछ रखा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यदि वेरियस हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं स्ट्रक्चरल स्टील की, यूनिट मास, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। यूनिट मास जो होती है तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन रेशियो आपका 0.3 देते हैं इलास्टिक रेंज के लिए, 0.5 प्लास्टिक रेंज के लिए। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 12 × 10⁻⁶ देते हैं डिग्री सेल्सियस में। सही ऑप्शन नंबर ए। प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज मर्करी ए प्रेफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में हम मरकरी को प्रेफरेंस क्यों देते हैं ओवर वाटर? ओके, तो मरकरी को हम प्रेफरेंस इसलिए देते हैं क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है और उसका जो है ना लो वेपर प्रेशर होता है। अब क्या होता है, लो टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस शो करता है, इसलिए हम जो है बैरोमीटर में अपना मरकरी को यूज में लाते हैं बिकॉज इट हैज हायर डेंसिटी एंड लोअर वेपर प्रेशर। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल? सॉइल के वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? ऑप्शन दे कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एल्कोहल मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, न्यूक्लियर डेंसिटी मेथड। ओके, तो यदि हम बात करते हैं मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड लैबोरेटरी मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, दैट इज ओवन ड्राइंग मेथड। In the oven drying method, we control the temperature for the soil sample for 24 hours if we are talking, so that value will be 105 to 110 degrees Celsius, for sand 4 to 6 hours and organic soil 60 to 80 degree for 24 hours in laboratory. Okay, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हमारा जो है आपका एक्यूरेट कौन है? तो ओवन ड्राइंग मेथड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not an advantage of indirect method of contouring? कंटूरिंग के इनडायरेक्ट मेथड का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? कैन बी यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, क्विक, वेरी एक्यूरेट, चीप, वेरी चीप। हम यदि बात करते हैं दो प्रकार का, ये तो हमें डायरेक्ट मेथड होगा कंटूरिंग का या इनडायरेक्ट मेथड होगा। यदि हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे ग्राउंड पे कंटूर होते हैं वो डायरेक्टली प्लॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और यदि इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इसमें स्पॉट लेवल ले लेते हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर, और हम प्री डिटरमाइंड लाइन पर आपकी जो है कंटूर को बताते हैं। अब इसके लिए ये आपका स्लो और टेडियस है पहली बात, और ये लेस कंज्यूमिंग टाइम है और फास्ट और नॉट टेडियस है,
ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। अब यहां पर बात करते हैं, स्लो और टेडियस तो है लेकिन ये सबसे एक्यूरेट देता है रिजल्ट, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड जो है लेस एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, यदि हम कोई स्मॉल स्केल पर सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए तो ये सही है, ठीक है, बट यदि लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट मेथड ही सुटेबल होता है। तो ये इसमें ऑप्शन क्या है गलत, तो वेरी एक्यूरेट, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब ये एडवांटेज नहीं है। कह रहा है फॉर ए गिवन टाइप ऑफ कॉम्पेक्शन हायर द कॉम्पेक्टिव एफर्ट, ऑप्शन देखा है हायर इज ड्राई डेंसिटी एंड हायर इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, हायर इज द ड्राई डेंसिटी एंड लोअर इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, लोअर इज द ड्राई डेंसिटी एंड लोअर इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, लोअर इज ड्राई डेंसिटी एंड हायर इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, यदि हम बात करते हैं कॉम्पेक्शन एफर्ट, यदि मान लीजिए कॉम्पेक्शन एफर्ट, कॉम्पेक्शन कई तरीके से आप हैंड कॉम्पेक्शन मीन्स आपका मैनुअली कर सकते हैं कॉम्पेक्शन, ठीक है, आप कॉम्पेक्शन जो इक्विपमेंट है उनको यूज करके कर सकते हैं वाइब्रेटर्स का। तो यदि बात करते हैं जब कॉम्पेक्शन एफर्ट हमारा इंक्रीज होता है ना, तो हमारी ड्राई डेंसिटी जो होती है वो हायर हो जाती है और जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है वो लोअर डाउन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, हायर इज द ड्राई डेंसिटी एंड लोअर इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, which of the following test estimates the chemical effect of a deleterious action between cement and aggregate? ओके, सीमेंट और एग्रीगेट के बीच कह रहा है केमिकल इफेक्ट को इनमें से कौन सा बताएगा। कह रहा है माइक्रो डेवल टेस्ट, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, मोर्टार बार टेस्ट और लॉस एंजल एब्रेसिव वैल्यू। ठीक है, यदि हम केमिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं उसके लिए जो हमारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट टेस्ट हैं, जिसमें आपका मोर्टार बार मेथड है, केमिकल मेथड है, ठीक है, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन है, रैपिड मोर्टार बार टेस्ट है और कंक्रीट प्रिज्म टेस्ट है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा हमारा, तो मोर्टार बार टेस्ट। तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हुआ। तो ऐसे और भी जितने भी पेपर सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पिछले 5 पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर भी चुके हैं, तो आप उनके भी सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलने वाले हैं और न्यूमेरिकल पे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आप लोग जरूर अपना फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन टीसीएस आपको पूछने ही वाला है। ठीक है, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अगला पेपर कोई सॉल्व करेंगे डीडीए का। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, यदि वीडियो आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव है, आप लोग के नॉलेज को इन्हांस कर रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारा मोटिवेशन है, जिस कारण आगे के पेपर हम सॉल्व करा सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। हाँ, एक और अनाउंसमेंट आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग जाइए। तो जो भी लोग डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी मिनिमम कॉस्ट ओनली 49 रुपीज आपका जो है स्पेशल प्राइस में ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, दिल्ली की गोली बुक की, ठीक है, जिसमें आपको 12 जो है, पहले 4 पेपर थे, अब ये 12 हो गए हैं। तो 12 पेपर डीडीए डिटेल सॉल्यूशन और डीएसएसबी ए के 12 पेपर जेईई के, क्योंकि दोनों को टीसीएस कराता है, तो दोनों आप लोग के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू एवरीवन।